हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मजेदार उपन्यास वो कौन था का पार्ट 12। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मत करो, तुम्हारा आराम भी हो जाएगा। और इधर मैं डेविड ब्राउन की कोई खबर पाने की चेष्टा करता हूँ। मैं उस लड़की का पता। लड़की ने अपने 20-25 साल डेविड ब्राउन के करीब ही बिताए। अब वो 50-60 बरस की तो ज़रूर होगी। क्या पता वो अब भी डेविड ब्राउन के करीब ही हो। मैं सब पता कर लूँगा। सावधान रहना, इस पूछताछ में तुम्हें खतरा आ सकता है। मैं सतर्क रहूँगा। साठे ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे रिवॉल्वर दे दो, उस पर साइलेंसर लगा हो, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? वो लोग मुझ पर नज़र रखते हो सकते हैं। मेरी जान लेने के लिए यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे तक मेरा कोई आदमी तुम्हें साइलेंसर लगी रिवॉल्वर दे जाएगा, साठे बोला। देवराज चौहान ने दिन भर आराम किया और सोचने को भी उसे पूरा वक्त मिल गया था। साठे का आदमी उसे साइलेंसर लगी रिवॉल्वर दे गया था, जिसे कि उसने चादर के बीच कूलों के पास बेड पर रखा, ताकि वक्त आने पर आसानी से उसके हाथ में आए और तुरंत इस्तेमाल कर सके। देवराज चौहान को अब जगमोहन के साथ साथ सोहनलाल की भी चिंता होने लगी थी। उसने कई बार सोहनलाल को फ़ोन किया, परंतु हर बार उसका स्विच ऑफ ही आया। तो क्या सोहनलाल उस लड़की को ढूंढने के फेर में पड़कर गोवा में किसी मुसीबत में पड़ गया है? सोहनलाल किसी भी हाल में अपना फ़ोन बंद नहीं रख सकता था, जबकि 2 दिन से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसकी कोई कॉल भी नहीं आई थी। देवराज चौहान को ये लगा कि सोहनलाल किसी मुसीबत में पड़ गया है। जगमोहन लापता है। इसी प्रकार सोहनलाल लापता हो गया और उसे मारने की चेष्टा की जा रही है। देवराज चौहान को लगा कि इसमें एक लोग शामिल नहीं है, कई लोग शामिल है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। ये तो मात्र उसका ख्याल था। कुछ भी पता नहीं चल पाया था कि पर्दे के पीछे क्या है। सोनू सावंत जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन इस मामले के पीछे हो सकता है, परंतु ये विचार उसे दिमाग से निकालना पड़ा, क्योंकि सोनू सावंत तो अपनी सारी बादशाहत उस गैंग को देने जा रहा था। ऐसा करने की वजह का पता नहीं था, परंतु वो ऐसा कर रहा था। अगर उसके हाथों गुलाम बलसार और जोएल न मरे होते तो अब तक ऐसा हो चुका होता। इन्हीं सोचों के साथ देवराज चौहान के मस्तिष्क को हल्का सा झटका लगा। उसने इन तीनों को मारा। सोनू सावंत के साथ होने वाली मीटिंग रुक गई। तभी मधुराव, जिसके पास जगमोहन का फ़ोन था, उसने कहा था कि उन तीनों को मार देने से कोई तुमसे खुश है। क्या सोनू सावंत खुश था कि मीटिंग नहीं हो सकी? मधुराव किसके लिए, किसके इशारे पर काम कर रहा था? देवराज चौहान ने उसी पल जगमोहन का नंबर मिलाया, लेकिन वो स्विच ऑफ ही आया। चांदी के दांत वाले हत्यारे की बाई कलाई की हड्डी तोड़ दी थी उसने। अब वो कम से कम 2-2.5 महीने तो उसके सामने आने से रहा। देवराज चौहान को वो वक्त याद आया जब वो टूटी कलाई लटकाए पीड़ा से भरे चेहरे के साथ उसकी कार की तरफ दौड़ता आ रहा था, उसे रुकने का इशारा कर रहा था। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। इस बात की पूरी आशंका थी कि अब उसके बदले कोई और उसकी जान लेने के लिए सामने आएगा। वो भूला नहीं था, जब शंकर पावड़े से मिलकर आगे बढ़ा था तो मोटरसाइकिल पर सवार हेलमेट पहने 2 लोगों ने उस पर फायर किया था, और तब किस्मत से ही बचा था। गोली गले के पास से निकली थी। अब भी ऐसा कुछ हो सकता था। जगमोहन जिंदा था, ये तो गजानन के उस कागज पर लिखी लाइनों से साबित हो गया था। मधुराव की बात से भी स्पष्ट हुआ था कि जगमोहन को पाने के लिए डेविड ब्राउन को ढूंढो। सालों पहले का ड्रग्स किंग डेविड ब्राउन, जो कि अचानक ही अंडरवर्ल्ड से गायब हो गया था। कहाँ गायब हो गया था, कुछ पता नहीं। क्यों गायब हुआ, ये भी पता नहीं। तो उसे ढूंढ लेना भी आसान नहीं था। ये भी संभव है कि वो मुंबई में कहीं छिपा बैठा हो या किसी बाहरी देश में रह रहा हो। डेविड ब्राउन को ढूंढने में काफ़ी वक्त लग सकता था, या वो आनन फानन मिल भी सकता था। नर्स दोपहर को दवा दे गई थी। उसे हल्का खाना दिया जा रहा था। शाम 4 बजे सिर की बैंडेज बदली गई। 6 बजे डॉक्टर आया था और उसका हालचाल पता करके चला गया। एक नर्स हर समय कमरे में रही।
देवराज चौहान ने पीछे की खिड़की खुलवा ली थी कि वो सिगरेट पी सके और दुआ खिड़की से बाहर चला जाए। ऐसे मौके पर नर्स दरवाज़ा बंद करके चली जाती। 10 मिनट बाद वापस आ जाती थी। रात 9 बजे विक्रम साठे वहाँ पहुँचा। वो थका हुआ लग रहा था, जैसे दिन भर भागदौड़ करता रहा हो। उसने नर्स से कहा कि थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दो। नर्स कमरे से चली गई तो साठे कुर्सी पर बैठता कह उठा, डेविड ब्राउन का गोवा कनेक्शन है। वो कैसे? डेविड ब्राउन गोवा की पैदाइश है, उसके माँ बाप गोवानी है। साठे बोला, खुलकर बताओ। वो बंगला जहाँ डेविड ब्राउन लापता होने के आखिरी दिनों में रहता था, सुनैना के नाम था। वो ही सुनैना जो 20-25 साल जवानी से बुढ़ापे तक डेविड ब्राउन के साथ देखी गई। विक्रम साठे ने कहा, डेविड ब्राउन के लापता होने के 3 महीने बाद ही सुनैना ने बंगला बेच दिया। 3 महीने बाद ही? हाँ। ऐसा क्यों किया सुनैना ने? क्या उसे पता था कि डेविड ब्राउन वापस नहीं आएगा, या डेविड ब्राउन ने ही उसे ऐसा करने को कहा था? इतनी जल्दी बंगला बेचने का मतलब है कुछ गड़बड़ है। अब ये बात तो डेविड या सुनैना ही बता सकते हैं। वो बंगला ही नहीं, सुनैना ने डेविड ब्राउन की हर खास प्रॉपर्टी जो कि अपने नाम थी 8-10 महीनों में बेच दी, और वो भी लापता हो गई। ओह! देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। उसके बाद सुनैना को नहीं देखा गया, मतलब कि डेविड और सुनैना अचानक ही गायब हो गए, दौलत के साथ। देवराज चौहान ने कहा, यही मतलब हुआ तुम्हारा। देवराज चौहान की नज़र साठे पर थी। इस बात में एक फ़र्क है। क्या? डेविड ब्राउन 10 महीने पहले लापता हुआ, सुनैना 10 महीने बाद। अगर दोनों ने कहीं जाना ही था तो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कहीं जा सकते थे। फिर ये 10 महीने का फ़र्क क्यों? और दोनों अलग अलग गायब हुए थे। और दोनों अलग अलग गायब क्यों हुए? देवराज चौहान बोला, हाँ। क्या उन दिनों डेविड ब्राउन पर पुलिस का दबाव था? नहीं, डेविड ब्राउन पुलिस से हमेशा बना के रखता था। तब उसका अंडरवर्ल्ड से किसी से झगड़ा चल रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पता है। इसका मतलब ये है कि या तो डेविड ब्राउन अलग से लापता हुआ और सुनैना अलग से, या दोनों एक साथ। परंतु सुनैना का आनन फानन अपने नाम की प्रॉपर्टी को बेचकर बाकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ? बाकी प्रॉपर्टी जो सुनैना के नाम नहीं थी, डेविड ब्राउन की और प्रॉपर्टी भी तो होगी। मुझे उन्हीं जगहों का पता चल पाया जो सुनैना के नाम पर थी। देवराज चौहान कुछ पल साठे को देखते रहने के बाद बोला, डेविड ब्राउन के लिए सुनैना खास थी, तभी उसने ज़िंदगी के बेहतरीन साल डेविड ब्राउन के साथ बिताए। डेविड ब्राउन ने उसके नाम से कई जगहें खरीदी थी। इससे स्पष्ट है कि डेविड ब्राउन ने उसे सिर आंखों पे बिठा रखा था। पर अचानक ही वे दोनों गायब हो गए, अपने अपने ढंग से। पता चलता है कि डेविड ब्राउन गोवानी था। वो लड़की जो सीसीटीवी में चांदी के दांत वाले हत्यारे के साथ रेस्टोरेंट में बातें कर रही थी, उसके बारे में पावड़े ने कहा था कि वो गोवा में जोएल से मिली थी। इधर सोहनलाल भी गोवा से अचानक लापता हो गया। ना तो उसका कोई फ़ोन आया, ना ही उसके फ़ोन पर बेल जा पा रही है। इस मामले का गोवा से कनेक्शन हो सकता है साठे। तो गोवा जाकर डेविड ब्राउन के बारे में पूछताछ करनी होगी, उस लड़की की तलाश करनी होगी। मेरे पास उसकी तस्वीर है। कहीं गोवा में तुम्हारा वक्त ही खराब ना हो। वक्त तो खराब नहीं होगा, कुछ तो गोवा में है, क्योंकि सोहनलाल का फ़ोन अब काम नहीं कर रहा। विक्रम साठे ने कुछ नहीं कहा। तुम 2 काम करो साठे, डेविड ब्राउन की तस्वीर का इंतजाम कर सकते हो? देवराज चौहान बोला, हो जाएगा। साठे ने सिर हिलाया। गोवा में डेविड ब्राउन का घर कहाँ है, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसके माँ बाप रहते थे? ये भी पता कर लूँगा। ना भी पता चला तो गोवा में मालूम हो जाएगा। तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कल सुबह गोवा चलेंगे, देवराज चौहान ने कहा। अगर जगमोहन मुंबई में कहीं हुआ तो जगमोहन तक हमें डेविड ब्राउन पहुंचा सकता है, और डेविड ब्राउन को ढूंढने की शुरुआत गोवा से ही करनी होगी। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। सोहनलाल भी गोवा पहुंचकर गायब हो गया है। गोवा में कुछ बात है साठे। तुम्हारी तबीयत तुम्हें इस हद तक इजाज़त नहीं देती कि तुम गोवा जा सको और काम कर सको। सब ठीक है, मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। तुम कल सिर पर डालने वाली कपड़े की केप लेते आना। मैं बैंडेज को सिर्फ सिर पर बंधवाऊंगा और ऊपर से केप आ जाएगी। इस तरह कोई देख नहीं पाएगा कि मेरा सिर घायल है, वहाँ चोट लगी है। दवा खाता रहूँगा।
कल हमें गोवा जाना ही है, देवराज चौहान बोला। अगले दिन शाम को 8 बजे देवराज चौहान विक्रम साठे के साथ गोवा पहुंचा। अंधेरा गिर चुका था। गोवा की सुहानी शाम की शुरुआत हो चुकी थी। देवराज चौहान के सिर पर पट्टियां बंधी थी। इस तरह की ऊपर फ्लैप वाली टोपी पहनने के बाद उसके सिर की हालत कोई भाप न सके। देवराज चौहान को पता था कि सोहनलाल क्राउन होटल में ठहरा है। ऐसे में वो सीधा क्राउन होटल पहुंचे, कार को पार्क किया और होटल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। क्राउन होटल समंदर के किनारे से 15 मिनट पैदल के रास्ते की दूरी पर था। वातावरण में समंदर की नमकीन महक मौजूद थी। इस वक्त पसीने जैसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। रिसेप्शन पर पहुंचकर देवराज चौहान ने डबल बेडरूम के लिए कहा। रिसेप्शन पर 30 बरस का व्यक्ति मौजूद था। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उसने पहली मंजिल पर उन्हें कमरा दिया। सामान के नाम पर उनके पास कंधे पर लटकाने वाला छोटा सा बैग था। होटल में सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खाना मिलता है सर, रिसेप्शनिस्ट ने बताया। थैंक्स। देवराज चौहान ने रूम की चाबी साठे की तरफ सरकाकर कहा। मेरा दोस्त इसी होटल में ठहरा हुआ है। उनका नाम क्या है सर? सोहनलाल। रूम नंबर 112। एकाएक उसके होठों से निकला। तो तुम्हें बिना देखे उसका रूम नंबर याद है? देवराज चौहान ने रिसेप्शनिस्ट को देखा। कैसे? कस्टमर के बारे में सारी जानकारी रखनी पड़ती है। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि सोहनलाल कहाँ है? देवराज चौहान ने कहा। ये नहीं पता सर, रिसेप्शनिस्ट बोला। 4 दिन से वो अपने कमरे में नहीं लौटे। कहाँ गया वो? पता नहीं सर, उनका कमरा बंद है। एक दिन सुबह 9:30 बजे वो होटल से निकले थे। तब मैं ही रिसेप्शन पर था। चाबी नहीं दी। उसके बाद वो वापस ही नहीं लौटे। हम पुलिस को खबर देने की सोच रहे हैं। जिस तरह तुमने सोहनलाल के कमरे का नंबर फौरन बता दिया, उससे स्पष्ट है कि तुम्हें और भी कुछ पता है। मैं नहीं जानता सर। देवराज चौहान ने गड्डी से निकालकर कुछ और नोट काउंटर पर रखे। रिसेप्शनिस्ट टकटकी बांधे देवराज चौहान को देखने लगा। क्या मैं? देवराज चौहान ने कुछ और नोट रखे। सारे नोट वापस रख लूं? रिसेप्शनिस्ट ने आगे हाथ बढ़ाया और काउंटर पर रखे नोटों को उठाकर जेब में रख लिया। देवराज चौहान ने गड्डी जेब में रखी। नज़रें रिसेप्शनिस्ट पर थी। मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने कुछ देखा भी नहीं, पर माइकल ने मुझे बताया था। माइकल कौन? इस होटल का वेटर है। वो उस दिन सुबह ड्यूटी पर पैदल ही उस तरफ से आ रहा था जिस दिन सोहनलाल साहब सुबह यहाँ से गए थे। करीब 10 बजे माइकल ने सोहनलाल साहब को स्टार रेस्टोरेंट से निकलते। स्टार रेस्टोरेंट इस होटल से बाहर निकलकर 5 मिनट पैदल ही आगे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो सोहनलाल साहब उस दिन सुबह स्टार रेस्टोरेंट से बाहर निकले और आगे बढ़ गए। वो पैदल थे। माइकल ने उन्हें 112 नंबर कस्टमर के रूप में पहचान लिया था कि माइकल के देखते ही देखते उनके पास एक कार रुकी और 2 लोग बाहर निकले। तीसरा कार चला रहा था। उन्होंने सोहनलाल जी को जबरदस्ती कार में डाला और ले गए। मतलब कि अपहरण किया गया? देवराज चौहान ने कहा। यस सर। पुलिस को खबर की? कौन करेगा? तुम लोग। वो तुम्हारा कस्टमर था? सर, माइकल ने सिर्फ मुझे यही बात बताई। हम बात आगे कहकर किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। क्या पता क्या मामला है? आपका दोस्त किस चक्कर में फंसा है? गोवा में दूसरे के मामले में दखल देना ठीक नहीं रहता सर। देवराज चौहान ने जेब से 3 तस्वीर निकाली, रिसेप्शनिस्ट के सामने रखते हुए कहा। अगर तुम इन तीनों में से किसी को पहचानते हो तो मैं नोटों की गड्डी फिर निकाल लेता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने तीनों तस्वीरों को देखकर इनकार में सिर हिलाया। नहीं सर, मैं किसी को नहीं पहचानता। वो तस्वीरें डेविड ब्राउन, चांदी के दांत वाले और डिजाइनर बालों वाली युवती की थी। देवराज चौहान ने तस्वीरों को जेब में रखा। दोनों पहली मंजिल पर अपने कमरे में पहुँचे। साठे, हम स्टार रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। जरूरी तो नहीं कि सोहनलाल के अपहरण का वास्ता उस रेस्टोरेंट से हो, साठे बोला। उस रेस्टोरेंट से निकलने के बाद उसका अपहरण किया गया तो हो सकता है सोहनलाल ने वहां ऐसा कुछ किया हो कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, या अपहरण करने वाले पहले से ही उसके पीछे हो सकते हैं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सोहनलाल उस लड़की की तस्वीर लेकर उसके बारे में पता करने की चेष्टा कर रहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया। ये अच्छी खबर है। वो लोग हमारा अपहरण करने की भी चेष्टा कर सकते हैं। अभी नहीं,
अभी हमें तस्वीरें लेकर जगह जगह घूमना होगा। हम ऐसा ही करेंगे जैसा सोहनलाल कर रहा था। उन्होंने सोहनलाल को जिंदा रखा होगा। विक्रम साठे ने देवराज चौहान को कहा। विक्रम साठे ने देवराज चौहान को देखा। मेरे ख्याल से सोहनलाल की जान लेने की उन्हें जल्दी नहीं होगी। जगमोहन भी जिंदा रखा हुआ है। जगमोहन और सोहनलाल एक ही लोगों के पास है। कह नहीं सकता, पर लगता तो यही है कि दोनों एक ही लोगों के पास है। देवराज चौहान और विक्रम साठे ने रात 10 बजे स्टार रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। रेस्टोरेंट की रौनक चरम सीमा पर थी। पर्यटकों से रेस्टोरेंट भरा हुआ था। स्थानीय लोग शायद ही उसमें कोई हो। ज़्यादातर टेबलें फुल थी। लोग डिनर का मजा ले रहे थे। वेटर ऑर्डर सर्व करने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। रोशनी मध्यम थी। हल्का संगीत बज रहा था। देवराज चौहान और साठे ने एक टेबल संभाल ली। एक बॉय पानी का जग और गिलास रख गया। मिनट भर बाद वेटर ऑर्डर लेने आ गया। साठे मेन्यू देखने लगा। नोट कमाना चाहते हो? देवराज चौहान ने वेटर से पूछा। कैसे सर? मैं तुम्हें तस्वीर दिखाऊंगा। शायद उनमें से किसी को तुमने देखा हो, किसी को जानते हो। नोट कमाने की कोशिश करूंगा सर, वेटर मुस्कुराकर बोला। देवराज चौहान ने तीनों तस्वीरें निकालकर उसके सामने कर दी। वेटर ने तस्वीरें देखी, फिर कह उठा, आप डिनर कीजिए सर, मैं पता लगाता हूँ। ठीक है। वेटर ऑर्डर और तस्वीरें लेकर चला गया। पहले वेटर ने ऑर्डर को पास ऑन किया और फिर पहली मंजिल के उसी ऑफिस में पहुंचा जहां सोहनलाल के वक्त वो वाला वेटर आया था। ऑफिस में इस वक्त वही व्यक्ति मौजूद था। सर, 2 लोग ये तस्वीर दिखाकर पूछताछ कर रहे हैं। इनमें मैडम की भी तस्वीर है। उसने तस्वीर देखी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। ये लोग पहले कभी यहाँ आए हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। पहली बार आए हैं। टेबल नंबर 7 पर बैठे हैं। वेटर ने कहा। हूँ। उसने सिर हिलाया। तस्वीरें उन्हें वापस कर देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। वेटर तस्वीरें लेकर चला गया। वो आदमी कुर्सी से उठा और स्क्रीन पर टेबल नंबर 7 को फोकस में लिया तो देवराज चौहान और साठे स्पष्ट दिखे। वो कुछ पल दोनों को देखता रहा। देवराज चौहान ने क्लेप वाली कैप डाल रखी थी, इसलिए देवराज चौहान का चेहरा उसे स्पष्ट नहीं दिखा। फिर वो वापस कुर्सी पर बैठा और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर बात की। रोजर से बात कराओ। आधे मिनट बाद रोजर लाइन पर था। टेबल नंबर 7 पर 2 आदमी बैठे हैं। ये जब बाहर निकले तो उन्हें उठा लो। बेसमेंट में ले जाना इन्हें। मुझे इनसे पूछताछ करनी है। उस आदमी ने सोच भरे स्वर में कहा। यस सर। उसने रिसीवर रखा और नज़रें पुनः सीसीटीवी की स्क्रीन पर लगा दी। ये आदमी स्टार रेस्टोरेंट का मैनेजर डिसिल्वा था। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट में ही मौजूद रहता था। रेस्टोरेंट संभालना तो मात्र दिखावा था। इसके पास करने को असल में दूसरे काम थे। डिनर के दौरान ही वेटर ने ये कहकर तस्वीरें देवराज चौहान को वापस दे दी कि लगता है आज नोट कमाने के मामले में मेरी किस्मत खराब है। मुझे इनके बारे में कोई खबर नहीं मिल सकी। देवराज चौहान ने तस्वीरें जेब में रख ली। डिनर समाप्ति के बाद साठे ने बिल दिया, टिप दिया। दोनों उठे। यहाँ से तो कुछ भी पता नहीं चल सका, साठे ने कहा। संभव है तब सोहनलाल का पीछा किया जा रहा हो और जब वो यहाँ से निकला उसका अपहरण कर लिया गया। देवराज चौहान ने कहा। हमें इसी तरह कोशिश जारी रखनी होगी, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। दवा ली तुमने? हाँ। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। दिन भर का सफ़र किया है, कल सुबह से अपना काम शुरू करेंगे, साठे ने कहा। सिर की वजह से मेरा मन भी आराम करने को है। दोनों पैदल ही क्राउन रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। सड़क किनारे मध्यम सी स्ट्रीट लाइटें जगमगा रही थी। यहाँ की सड़क इस वक्त खाली दिखाई दे रही थी, परंतु कुछ दूर चौराहे की तरफ से शोर उठता सुनाई दे रहा था। स्टार रेस्टोरेंट के अलावा कुछ और रेस्टोरेंट भी रोशनी में जगमगाते दिखाई दे रहे थे। कुछ होटलों के नियॉन साइन बोर्ड चमक रहे थे। उन्हें सड़क किनारे आगे बढ़ते 2 मिनट ही हुए थे कि उनके पीछे उन्होंने आहटें सुनी। दोनों तुरंत पलटे। तभी पीछे से 2 आदमी पास आ पहुँचे। दोनों ने रिवॉल्वर थाम रखी थी। देवराज चौहान और साठे सतर्क हो गए। हेलो दोस्तों, एक आदमी क्रूर स्वर में बोला। तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? देवराज चौहान बोला। जहाँ हम ले जाएं, दूसरे ने सख्त स्वर में कहा। उसी पल एक कार जिसकी हेडलाइट बंद थी
पास आ रुकी। चलो, उसने रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाया। कार में बैठो। 4 दिन पहले सुबह के वक्त तुम लोगों ने ही सोहनलाल का अपहरण किया था। देवराज चौहान ने पूछा। कौन सोहनलाल? वो ही जिसका अपहरण किया था। मैं नहीं जानता उसे। तो तुम लोगों का वास्ता स्टार रेस्टोरेंट से। कार में बैठो। साठे और देवराज चौहान की नज़रें मिली। ना बैठे तो ये हमें गोली मार देंगे। साठे बोला, फिर तो बैठना पड़ेगा। देवराज चौहान कार की तरफ बढ़ने को हुआ। उसी क्षण साठे ने रिवॉल्वर निकाली और फुर्ती के साथ उन दोनों पर फायर कर दिया। नाल पर साइलेंसर चढ़ा था। कुछ मध्यम सी आवाज़ उभरी और दोनों नीचे जा गिरे। देवराज चौहान ने इसी पर रिवॉल्वर निकालते हुए कार के ड्राइवर के सिर पर नाल लगा दी। हिलना मत। वो कुछ न कर सका। कार का इंजन बंद करो। देवराज चौहान पुनः बोला। उसने इंजन बंद कर दिया। बाहर निकलो और अपने साथियों की लाशें उठाकर कार में डालो। देवराज चौहान गुर्राया। बात को बढ़ाओ मत। चले जाओ यहाँ से। ड्राइवर धमकी भरे स्वर में बोला। जो कहा है वो करो, नहीं तो तुम भी मरोगे। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसके सिर पर मारी। बिलबिलाता हुआ वो कार से बाहर निकला। अपने दोनों साथियों की लाशें उसने कार की पिछली सीट पर डाल दी। देवराज चौहान के कहने पर साठे ने कार की ड्राइविंग संभाली। देवराज चौहान आगे की सीट पर उस व्यक्ति को लेकर किसी प्रकार बैठ गया। फिर साठे से कहा, कार को ऐसी जगह ले चलो जहां लाशें फेंक सके। याद रखना, हमें यहीं पर जल्दी वापस आना है। साठे ने कार आगे बढ़ा दी। 20 मिनट बाद एक अंधेरी जगह पर वे लाशें फेंककर वापस लौट रहे थे। देवराज चौहान उस व्यक्ति के साथ पीछे की सीट पर बैठा था। रिवॉल्वर उसके पेट से लगी थी। किसके कहने पर हमारा अपहरण किया जा रहा था? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता। देवराज चौहान का जोरदार गुस्सा उसके गाल पर पड़ा। वो चीख उठा। जो पूछा जा रहा है वो बता दो, नहीं तो तुम भी मरोगे। देवराज चौहान गुर्राया। तुम नहीं जानते कि किससे टकरा रहे हो। यही तो तुमसे पूछ रहे हैं कि हमें बताओ किससे टकरा रहे हैं। मेरी मानो तो मुझे जाने दो। वो व्यक्ति बेचैन सा कह उठा। इस बार देवराज चौहान का गुस्सा उसकी नाक पर पड़ा। वो बिलबिला उठा। नाक से खून आ गया। मुंह खोलो। देवराज चौहान गुर्राया। तुम डेविड ब्राउन से टकराने की चेष्टा कर रहे हो। जानते हो उसे? वो तड़प कर कह उठा। तो इस मामले के पीछे डेविड ब्राउन है। देवराज चौहान दांत पीसकर बोला। किस मामले के पीछे? वो अपनी नाक से बहते खून को रोकने की चेष्टा में था। डेविड ब्राउन कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानता। कौन जानता है? वो चुप रहा। जवाब दो वरना इस बार। डिसिल्वा जानता है। ये कौन? स्टार रेस्टोरेंट का मैनेजर। अब डिसिल्वा कहाँ है? रेस्टोरेंट में। बाहर कब मिलेगा? 12 बजे। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद बाहर निकलता है। वो खतरनाक आदमी है। साठे, कार को रेस्टोरेंट के बाहर ले चलो। ऐसी जगह जहाँ से रेस्टोरेंट पर नज़र रखी जा सके और ये हमें पहचान कराएगा कि बाहर निकलने वाला कौन सा व्यक्ति डिसिल्वा है। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। तभी उस व्यक्ति का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन निकालकर देखा, फिर बोला। डिसिल्वा का फ़ोन है। वो जानना चाहता है कि तुम लोगों को लाने में देर क्यों हो गई। फ़ोन को बजने दो। देवराज चौहान ने अभी भी रिवॉल्वर उसके पेट से सटा रखी थी। स्टार रेस्टोरेंट पास आ गया था। साठे ने कार की रफ्तार कम कर दी। स्टार रेस्टोरेंट से 100 फीट पहले अंधेरे में कार खड़ी थी। विक्रम साठे कार की ड्राइविंग सीट पर मौजूद था और देवराज चौहान पीछे की सीट पर उस आदमी से रिवॉल्वर सटाए हुए था। तीनों की निगाह रेस्टोरेंट पर टिकी थी। 12 बज चुके थे। यहाँ से रेस्टोरेंट स्पष्ट नज़र आ रहा था। रेस्टोरेंट की रोशनी बाहर पर्याप्त फैली थी। तुम यहाँ से डिसिल्वा को साफ तौर पर पहचान लोगे? साठे ने पूछा। हाँ, रेस्टोरेंट की बाहरी रोशनी बहुत है, उस आदमी ने बेचैनी से कहा। 12 तो बज चुके हैं। वो कभी भी बाहर आ सकता है। पूरा रेस्टोरेंट बंद करा कर जाता है। पूरा नहीं, कैश का हिसाब लेता है। इसमें 15 मिनट लगते हैं। फिर वो बाहर आता है। ड्राइवर उसकी कार ले आता है। कार ड्राइवर चलाता है। हाँ, ड्राइवर के पास हथियार होता है। हाँ, फिर तो वो डिसिल्वा का गुर्गा हुआ। ड्राइवर तो रहा ही नहीं। साठे ने कहा। तुम कब से डिसिल्वा के साथ हो? 2 साल से। डिसिल्वा क्या क्या काम करता है? मैं नहीं बता सकता। डिसिल्वा से पूछ लेना। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, यहाँ सारे काम डेविड ब्राउन के इशारे पर होते हैं, जो कि ड्रग स्मगलर है। वो चुप रहा। देवराज चौहान ने पूछा। तुमने डेविड ब्राउन को कब देखा था?
मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो यहाँ तो आता होगा, यहाँ वो कभी नहीं आया। डेविड ब्राउन जैसा इंसान हर जगह तो जाएगा नहीं। उसके हजारों आदमी है, वो ही सब संभाल लेंगे। पर ये तो रेस्टोरेंट है, देवराज चौहान ने कहा। ये डेविड ब्राउन का ठिकाना है। नीचे बेसमेंट है जहाँ हर कोई नहीं जा सकता। वो देखो, डिसिल्वा रेस्टोरेंट से बाहर निकला है। उसने कमीज पैंट पहन रखी है। पैंट गहरे नीले रंग की है। यहाँ वो मिनट भर खड़ा रहेगा, फिर कार आएगी, वो पीछे की सीट पर बैठ जाएगा। उसके बाद कार। तभी देवराज चौहान ने रिवॉल्वर के दस्ते का प्रहार उसके सिर के पीछे के बाग में किया। उसके होठों से करा निकली। वो झुकता सा सीट पर बेहोश होकर लुढ़क गया। देवराज चौहान और साठे कार से बाहर निकले और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए, जहां बाहर की रोशनी में डिसिल्वा ब्रीफकेस थामे खड़ा दिखाई दे रहा था। देवराज चौहान बोला, इसे इसी की कार में दबा लेना है। ड्राइवर, उसे शूट करना पड़ेगा। डिसिल्वा को मालूम होगा कि डेविड ब्राउन किधर मिलेगा। देवराज चौहान और साठे डिसिल्वा के पास जा पहुँचे। तभी ड्राइवर कार ले आया। दोनों काम एक साथ हुए। डिसिल्वा देवराज चौहान और साठे को देखते ही पहचान गया। तुम, उसके होठों से निकला। तुम्हारे आदमी हमें पकड़ नहीं सके, पर हमने तुम्हें पकड़ लिया। देवराज चौहान की रिवॉल्वर डिसिल्वा की कमर से लग गई। हम तुम्हारी ही कार में तुम्हारे साथ चलेंगे, ताकि तुम हमें डेविड ब्राउन के बारे में बता सको। उधर कार ड्राइवर बाहर निकला, परंतु वो मामला नहीं समझ सका। साठे की चलाई गोली उसकी छाती में लगी तो वो चीख कर नीचे जा गिरा। उसकी चीख से वहाँ मौजूद 2-3 अन्य लोगों का ध्यान उस तरफ हुआ। कौन हो तुम लोग? डिसिल्वा ड्राइवर को गिरते पाकर कुछ सहम सा गया था। कार में बैठो, परिचय लेने देने के लिए ही तुम्हें साथ ले जा। देवराज चौहान शब्द पूरे ना कर सका। विक्रम साठे ने पूरी ताकत से देवराज चौहान को धक्का दिया और खुद भी एक तरफ छलांग लगा दी। इसकी वजह थी सामने सड़क पर रुकने वाली कार, जिसे वक्त रहते साठे ने देख लिया था कि कार की पीछे की खिड़की में से गन की नाल झांक रही है। अगले ही पल छोटी सी तड़तड़ के साथ वातावरण गूंजा और कार दौड़ गई। कई गोलियां डिसिल्वा के शरीर में प्रवेश करती चली गई। यूं उछलकर नीचे गिरा। तब तक साठे और देवराज चौहान उठ चुके थे। निकलो यहाँ से, साठे ने तेज आवाज़ में कहा। दोनों उससे उल्टी दिशा में दौड़ पड़े, जिधर कार गई थी। कार लौट भी सकती थी। भागते हुए देवराज चौहान सोच रहा था कि ये इस मामले की पहली सफलता थी। कम से कम ये तो पता चला कि इन बातों के पीछे डेविड ब्राउन है, वरना अब तक तो किसी का नाम ही सामने नहीं आ रहा था। तुम ठीक हो? कोई गोली तो नहीं लगी? साठे ने दौड़ते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ। अगर मैं सही वक्त पर उस कार से जागती नाल को न देख लेता तो जाने हमारा क्या होता। तुम्हारा सिर ठीक है? थोड़ा दर्द शुरू हुआ है, अचानक भागा दौड़ी करने से। ठीक हो जाएगा। इधर आ जाओ। अंधेरी गली में देवराज चौहान और साठे अंधेरी गली में प्रवेश करते रुक गए। देवराज चौहान एक दीवार से पीठ लगाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अब ठीक है। साठे ने अंधेरे में देवराज चौहान को देखा। तुम्हें होटल पहुंचकर आराम करना है। मैं सोच रहा। कुछ मत सोचो, तुम्हारे सिर में टाके लगे हैं, घाव गहरा है, काफ़ी भागदौड़ हो गई, अब आराम करो। अगले दिन सुबह 9 बजे देवराज चौहान की आंख खुली तो विक्रम साठे को नाश्ता करते पाया। कैसे हो? बढ़िया। देवराज चौहान मुस्कुराया और सिगरेट सुलगा ली। उसने रूम सर्विस को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, फिर नाश्ता करते बोला, डिसिल्वा हमारे हाथ लग जाता तो काफ़ी कुछ पता चल जाता। अब भी हमें काफ़ी कुछ पता चल गया है। देवराज चौहान ने कहा। क्या? इस मामले के पीछे डेविड ब्राउन है। अभी तक तो यही बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि इन बातों के पीछे कौन है, पर रात को एकदम डिसिल्वा की हत्या करने के लिए वहाँ कार वाले लोग कैसे? वो डिसिल्वा के साथ हमें भी खत्म कर देना चाहते थे साठे, पर तुमने हालात पहले ही बाप लिए। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। डिसिल्वा के भेजे आदमी हमें पकड़कर नहीं ला सके। अपने आदमियों से संपर्क करने के लिए डिसिल्वा फ़ोन करता रहा, लेकिन संपर्क नहीं हुआ तो वो समझ गया होगा कि कुछ गड़बड़ है। इस बात की खबर उसने डेविड ब्राउन या अपने से ऊपर के ओहदेदार को दी होगी। ऊपर वाले भी समझ गए कि डिसिल्वा नज़र में आ चुका है। उसके भेजे आदमियों की कोई खबर नहीं तो संभव है डिसिल्वा पर हम लोग हाथ डाल दें। इसी कारण उस कार को भेजा गया कि डिसिल्वा के रेस्टोरेंट से बाहर निकलने पर हालातों पर नज़र रखी जाए। ये सब ही हुआ होगा।
कल ही हम गोवा पहुँचे और कल ही काफ़ी कुछ हो गया। डेविड ब्राउन ने अचानक मुंबई छोड़ दी और गोवा में आ गया, देवराज चौहान बोला। पर मुंबई में ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकता था। ज़रूर कोई वजह रही होगी मुंबई छोड़ने की। जगमोहन के बारे में सोचो। वो ही सोच रहा हूँ कि जगमोहन और सोहनलाल दोनों डेविड ब्राउन के पास, जैसे भी हो डेविड ब्राउन तक पहुँचना होगा। तभी वेटर कॉफ़ी दे गया। देवराज चौहान कॉफ़ी पीने लगा। कैसे तलाश करेंगे डेविड ब्राउन को? साठे ने पूछा। इन हालातों में स्टार रेस्टोरेंट की तरफ जाना ठीक नहीं होगा। रात डिसिल्वा फायरिंग में मारा गया, 2 को हमने मारा। वहाँ के लोग हमें पहचान सकते हैं। वहाँ से दूर रहना ही ठीक होगा। साठे ने कुछ नहीं कहा। हम उसी तरह तस्वीर लेकर डेविड ब्राउन, चांदी के दांत वाले और पीछे से डिजाइनरदार बाल बनाने वाली लड़की की तलाश करेंगे। हमारे पास यही एक रास्ता है कि इस तरह तो हमें खतरा होगा। हम खुले में होंगे, हम उनकी नज़रों में आ सकते हैं। ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। वैसे भी खतरा शुरू हो चुका है, देवराज चौहान बोला। क्या मतलब? मुझे पूरा विश्वास है कि डेविड ब्राउन के आदमी हमें गोवा में ढूंढते फिर रहे होंगे। वो गोवा के एक एक होटल में चेक कर रहे होंगे। गोवा डेविड ब्राउन के घर जैसा है, यहाँ सब कुछ उसके कंट्रोल में है। ओह, साठे ने गहरी सांस ली। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमें अपने को किसी भी गड़बड़ के लिए तैयार रखना चाहिए। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। डेविड ब्राउन के हाथ मुंबई में भी पूरी तरह फैले हुए हैं, साठे बोला। वो वहाँ भी बहुत कुछ कर रहा था। चांदी के दांत वाला हत्यारा क्या डेविड ब्राउन का ही आदमी है? ज़्यादा चांस है कि वो डेविड ब्राउन का ही आदमी हो। परंतु इस मामले में एक पार्टी और भी शामिल है। वो है गजानन पाटिल, सोनू सावंत का खास आदमी। कह नहीं सकता कि सोनू सावंत का इस मामले में कोई दखल है या नहीं। हो सकता है दखल हो, क्योंकि सोनू सावंत अपनी सारी ताकत पावड़े के गैंग को सौंपने जा रहा था। अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। जब तक डेविड ब्राउन हाथ नहीं लगता कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। या चांदी के दांत वाला हत्यारा हाथ में आ जाए। साठे ने कहा। हाँ, वो भी सब कुछ जानता है, पर वो काबू में आने वाला नहीं। तुमने उसकी कलाई तोड़ दी थी इत्तेफाक से। वो तो अब तुम्हारे सामने पड़ने वाला नहीं, कहीं बैठा आराम कर रहा होगा। साठे ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं तैयार होता हूँ, हमें डेविड ब्राउन को ढूंढने निकलना है। शाम के 4 बज रहे थे। देवराज चौहान और साठे तस्वीरें दिखा दिखाकर डेविड ब्राउन, चांदी के दांत वाले या उस लड़की की तस्वीर दिखाकर पूछते फिर रहे थे। इसके लिए वे कई रेस्टोरेंट, होटलों और स्थानीय बाजारों में भी गए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि किसी ने डेविड ब्राउन की तस्वीर देखकर भी नहीं कहा कि उसे देखा है या उसे पहचानता है। लेकिन देवराज चौहान जानता था कि कुछ तो पता चलेगा। विक्रम साठे देवराज चौहान के साथ जॉर्ज नाम के ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो कि गोवा का स्थानीय गुंडा था और छोटा सा गैंग चलाता था। साठे की पुरानी पहचान का था। कभी जॉर्ज ने मुंबई में काम किया था, तभी से साठे से उसकी पहचान थी। जॉर्ज एक छोटे से कमरे में उनसे मिला। तू मोटा हो गया है साठे, जॉर्ज ने हंसकर कहा। क्यों मजाक करता है? मैं पहले जैसा ही हूँ। तू जरूर मोटा हुआ है, साठे ने हंसकर कहा। जॉर्ज हंस पड़ा। धंधा कैसा चल रहा है? काम चल जाता है, बहुत है। उसने देवराज चौहान को देखा। मेरा दोस्त देवराज चौहान है। देवराज चौहान ने जॉर्ज से हाथ मिलाया। जॉर्ज साठे से बोला। गोवा में कैसे? किसी की तलाश है, साठे ने कहा। किसकी? साठे के इशारे पर देवराज चौहान ने तीनों तस्वीरें निकालकर सामने रख दी। जॉर्ज ने तस्वीरों को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या ये गोवा में मिल सकते हैं? साठे ने पूछा। जॉर्ज ने नज़रें उठाकर दोनों को देखा। चक्कर क्या है? तू बता, ये गोवा में मिलेंगे? साठे ने पुनः गंभीर स्वर में पूछा। जॉर्ज ने डेविड ब्राउन की तस्वीर पर उंगली ठकठकाई। इसे पहचानता हूँ, ये डेविड ब्राउन है। मुंबई का ड्रग स्मगलर, गोवानी है, खतरनाक बंदा है। परंतु कुछ सालों से इसकी कोई खबर नहीं सुनी। पता लगा कि यह मुंबई में नहीं है। मुंबई में नहीं, देवराज चौहान बोला। नहीं, अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में इसका नाम सुनाई नहीं देता। जॉर्ज ने बताया। ये गोवा में है। मुझे खबर नहीं, ये गोवा में है। रात को ही हमें इस बात की पक्की खबर मिली। ये गोवा में काम कर रहा है। गोवा में डेविड ब्राउन काम कर रहा है और मुझे पता न चले। जॉर्ज अजीब स्वर में बोला। ये गोवा में नहीं हो सकता।
तुम लोगों को गलत खबर मिली है, ये गोवा में काम कर रहा है, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। जॉर्ज ने साठे को देखा। साठे ने सहमति में सिर हिला दिया। डेविड ब्राउन कब से गोवा में है? जॉर्ज ने पूछा। ये तो नहीं पता, इस वक्त ये गोवा में काम कर रहा है और मेरा अपना ख्याल है कि गोवा में ये काफ़ी देर से है। दोनों को देखने के बाद जॉर्ज ने सोच भरे स्वर में कहा, बात क्या है? तुम लोगों को डेविड ब्राउन की तलाश क्यों है? ये नहीं बताया जा सकता। साठे बोला। मुझे भी नहीं। नहीं, साठे गंभीर था। तुम्हारी मर्जी, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि डेविड ब्राउन से दूर रहो। जॉर्ज ने अपने हाथ मलते हुए कहा। वो ड्रग्स किंग है, खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया कि तुम लोग उसे ढूंढ रहे हो तो उसे कब का पता है? देवराज चौहान बोला। पता है? जॉर्ज की आंखें सिकुड़ी और वो चुप है। चुप नहीं है, कई बार मेरी जान लेने की चेष्टा की गई। देवराज चौहान ने सिर पर रखी कैप उतारकर पट्टियों से बंधा सिर उसे दिखाया। मेरी जान लेने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम हो कौन? ये डकैती मास्टर देवराज चौहान है जॉर्ज। नाम शायद सुना है। जॉर्ज ने गहरी नज़रों से देवराज चौहान को देखा। अच्छी तरह सुना है। लगता है तुम दोनों किसी गहरे लफड़े में फंसे हुए हो, पर डेविड ब्राउन से तुम लोग निपट नहीं सकते। मेरी सलाह है कि पीछे हट जाओ। जो हो रहा है डेविड ब्राउन की गलती से हो रहा है, देवराज चौहान बोला। उसने मेरे भाई को पकड़ रखा है। मुझे सिर्फ अपना भाई वापस चाहिए। अब समझे तुम की बात क्या है? जॉर्ज जवाब में कंधे उचका कर रह गया। तभी जॉर्ज का फ़ोन बजने लगा। हेलो, जॉर्ज ने बात की। तुम्हारे पास देवराज चौहान है, दूसरी तरफ से पूछा गया। इस आवाज़ को सुनते ही जॉर्ज सतर्क हो गया। हाँ, जॉर्ज की नज़र देवराज चौहान की तरफ उठी। देवराज चौहान सतर्क हुआ, समझ गया कि उसके बारे में बात हो रही है। उससे पूछो डेविड ब्राउन से मिलना है। वो कहता है उसका भाई तुमसे जो कहा है सिर्फ वो ही करो। इस बार आने वाले स्वर में कठोरता आ गई। फ़ोन कान से लगाए जॉर्ज ने देवराज चौहान से पूछा, डेविड ब्राउन से मुलाकात चाहते हो? हाँ, पर जानना चाहता हूँ कि मुलाकात कैसे होगी। मैं मरना नहीं चाहता। देवराज चौहान बोला। तुम जिससे बात कर रहे हो उससे मेरी बात कराओ। बात करोगे उससे? जॉर्ज ने फ़ोन पर कहा। वो कहता है मुलाकात करके मैं मरना नहीं चाहता। 2 क्षणों की चुप्पी के बाद आवाज़ आई, फ़ोन उसे दो। देवराज चौहान ने हाथ में फ़ोन आते ही उसे कान से लगाया और बोला, अब कहो, डेविड ब्राउन से तुम्हारी मुलाकात कराई जा सकती है। इस तरह ढूंढने से सर तुम्हें मिलने वाले नहीं। तुम लोगों की नज़र मुझ पर है। काम की बात करो। मैं ऐसी मुलाकात नहीं चाहता कि मार दिया जाऊं। तुम्हारी जान सलामत रहेगी और तुम्हें वहां से वापस आने दिया जाएगा। यह डेविड ब्राउन का वादा है। जगमोहन कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। वो बात करो जो हो रही है। जगमोहन को छोड़ दो तो हमारी मुलाकात की जरूरत नहीं रहेगी। मैं नहीं जानता जगमोहन कौन है। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे सिर्फ इतना कहा गया है कि जॉर्ज के पास देवराज चौहान है। उससे पूछो कि क्या वो डेविड ब्राउन से मिलना चाहता है। अगर मेरी जान सलामत रहे, मुझे कैद न किया जाए, तो मैं ज़रूर मिलूँगा डेविड ब्राउन से। देवराज चौहान गंभीर था। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। 20 मिनट बाद स्काई होटल के बाहर मिलो। यह होटल कहाँ है? जॉर्ज से पूछ लेना। इसके साथ ही उधर से फ़ोन बंद हो गया। देवराज चौहान ने जॉर्ज को फ़ोन लौटाते हुए कहा, तुम तो कहते हो कि डेविड ब्राउन का नाम नहीं सुना, कि वो गोवा में है। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। जॉर्ज ने गंभीर स्वर में कहा। उसके लिए काम करते हो? जॉर्ज चुप रहा। दोस्त होकर भी तुमने चालाकी कर ही ली, साठे शिकायती स्वर में कह उठा। जॉर्ज ने कुछ नहीं कहा। स्काई होटल कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। जॉर्ज ने बताया कि स्काई होटल किस तरफ पड़ेगा। देवराज चौहान और साठे वहाँ से निकलकर आगे बढ़ गए। डेविड ब्राउन के लोग हम पर नज़र रखे हैं, देवराज चौहान ने कहा। तभी तो उन्हें पता चला कि हम जॉर्ज के पास हैं। हाँ, और डेविड ब्राउन को गोवा में बहुत लोग जानते हैं, परंतु हमारे तस्वीर दिखाने पर भी उन लोगों ने हाँ नहीं की कि वो उसे जानते हैं। स्पष्ट है कि डेविड ब्राउन से यहाँ हर कोई खौफ खाता है, साठे बोला। पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मुझे चिंता होने लगी है। क्या हम डेविड ब्राउन से मिलने जा रहे हैं? वो हमें शूट भी कर सकता है, साठे ने बेचैनी से कहा। तुम मेरे साथ मत जाना। ये क्या मतलब हुआ? मुझे तुम्हारी भी तो चिंता है। मैं रिस्क लूँगा उससे मिलने का। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी देवराज चौहान? वो तुम्हें मार देगा।
देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। सोच के भाव चेहरे पर थे। तुम डेविड ब्राउन से खुले में मिलने को कहो, साठे बोला। उससे क्या होगा, वहाँ भी तो उसके आदमी हमें घेर सकते हैं। तुम्हें उससे मिलना कैंसिल कर देना चाहिए। मुझे जगमोहन को पाना है। क्या इस मुलाकात के बाद वो तुम्हें जगमोहन वापस दे देगा? साठे झुंझला उठा। पता नहीं क्या होगा, पर मैं उससे मिलूंगा। वैसे मुझे कहा गया है कि मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उन लोगों ने कहा और तुमने मान लिया। वो तुम्हें साठे, सोहनलाल का कहना है कि डेविड ब्राउन ने कभी मेरी डकैती में काम किया था, जबकि मुझे याद नहीं आ रहा कि कब उसने मेरे साथ काम किया था। मैं उसे पहचानना भी चाहता हूँ। हो सकता है उससे मेरी बात जम जाए और वो जगमोहन को मेरे हवाले कर दे। देवराज चौहान बोला। नहीं तो कम से कम पता तो चलेगा कि क्या चल रहा है। जगमोहन किस पचड़े में फंसा है और वो कौन था जिसकी जगमोहन सहायता कर रहा था। अगर वो इंसान भी मिल जाता है तो सारे हालात मेरे सामने कब के स्पष्ट हो गए। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ कि हम डेविड ब्राउन से मुलाकात करें। साठे परेशान था। 20 मिनट बाद दोनों स्काई होटल के बाहर खड़े थे। होटल मुख्य सड़क पर स्थित था और चहल पहल वाले इलाके में था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और आसपास नजरें दौड़ाते आते जाते लोगों को देखने लगा। ये तो स्पष्ट है कि डेविड ब्राउन हमें अकेला नहीं मिलेगा, वहाँ उसके आदमी भी। तभी देवराज चौहान ने एक युवती को अपनी तरफ बढ़ते देखा। साठे की नज़र भी उस पर टिक चुकी थी। युवती ने स्कर्ट और खुले गले का टॉप पहन रखा था। गले में माला, कानों में टॉप्स थे। उसके होठों पर शांत मुस्कान फैली थी। वो इन दोनों को ही देख रही थी। पास पहुंचकर उसने कहा, सर डेविड की तरफ से आई हूँ। देवराज चौहान कौन है? मैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने देवराज चौहान, फिर साठे से हाथ मिलाया। आइए। कहाँ? उस कार तक। उसने सामने खड़ी कार की तरफ इशारा किया। आज सर डेविड का मन समुंदर घूमने का था, इसलिए वो अपनी बोट में समंदर की सैर पर हैं। मैं आपको वहीं बोट पर ले चलूँगी। समंदर में कितनी भीतर? देवराज चौहान ने पूछा। सफ़र में आधा घंटा लगेगा। क्या आपको समंदर पसंद नहीं? वो मुस्कुराकर बोली। इस वक्त तो मुझे सिर्फ डेविड ब्राउन से मुलाकात पसंद है। वो तो होने जा रही है। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। ये असली नाम नहीं होगा। लोगों को यही पसंद है, वो मुझे लैला कहकर बुलाएं। मैं लोगों की पसंद का खूब ध्यान रखती हूँ। वे कार में बैठे। ड्राइविंग सीट लैला ने संभाली और कार आगे बढ़ा दी। एक वीरान जगह लैला ने कार रोकी और इंजन बंद करके कह उठी, बाहर आओ। वो खुद भी बाहर निकली। देवराज चौहान और विक्रम साठे सतर्क थे। कार से निकले, आसपास नजर मारी। कोई भी नहीं दिख रहा था। अगर कोई दिख भी रहा था तो दूर स्थानीय व्यक्ति था, अपने किसी काम में व्यस्त था। क्या देख रहे हो? लैला मुस्कुराई। दोनों ने उसे देखा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। साठे ने कहा, मैंने कब बोला था कि यहाँ कोई होगा? उस तरफ समुंदर का किनारा है, वहीं बोट खड़ी है। तीनों उस तरफ बढ़ गए। डेविड ब्राउन ने तुम्हें अकेले भेजा है हमें लाने के लिए, साठे बोला। अकेले में क्या हर्ज है? देवराज चौहान की नज़रें हर तरफ थी। यहाँ उसे कोई भी नहीं दिखा। वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखा। 5 मिनट पैदल चलने के बाद वो समंदर के किनारे पर थे। किनारे पर एक छोटी सी बोट पानी में हौले हौले हिल रही थी। उसे चलाने वाला एक व्यक्ति बोट में बैठा ही दिखा। सूर्य पश्चिम की तरफ झुक चुका था। पीली धूप तिरछी होकर जमीन और समंदर पर पड़ रही थी। चेहरा जब सूर्य की तरफ होता तो सोने के भांति चमक उठता। दूर समंदर में कई छोटे बड़े जहाज दिखाई दे रहे थे। आओ देवराज चौहान, आओ देवराज चौहान, लैला बोली। बोट में बैठो, सर डेविड भी तुमसे मिलना चाहते हैं। और तुम? लैला ने साठे को देखा। हमारे साथ नहीं चलोगे? सर डेविड सिर्फ देवराज चौहान से ही मिलेंगे। ये क्या बात हुई? साठे उखड़ गया। मैं, तुम नहीं। सर डेविड ने सिर्फ देवराज चौहान को बुलावा भेजा है, लैला ने गंभीर स्वर में कहा। साठे गुस्से में कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान बोला, तुम यहीं रहो, मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन वहाँ तुम्हारे लिए खतरा, साठे ने कहना चाहा। अगर वहाँ खतरा हुआ तो तुम भी देवराज चौहान को बचा नहीं सकोगे। लैला मुस्कुराई। पर विश्वास करो, देवराज चौहान जिंदा वापस आएगा। इसी किनारे पर उधर मेरी कार खड़ी है, चाहो तो उसमें बैठकर आराम कर सकते हो या फिर यहीं किनारे पर टहल सकते हो। कम ऑन देवराज चौहान, कहकर लैला बोट की तरफ चल पड़ी।
देवराज चौहान ने साठे को देखा, फिर पलटकर बोट की तरफ चल पड़ा। साठे के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। देवराज चौहान और लैला के पांव थोड़े से पानी में पड़े। उसके बाद वे बोट पर सवार हो गए, दाएं बाएं की सीटों पर बैठे। उसी पल इंजन स्टार्ट हुआ और मोटर बोट समुद्र के गहरे पानी की तरफ दौड़ पड़ी। लैला ने मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की निगाह समंदर में दौड़ रही थी। आधा घंटा लगेगा, सर डेविड की बोट गहरे पानी में है, लैला बोली। देवराज चौहान ने लैला को देखा। तुम में ऐसा क्या है जो सर डेविड तुमसे मिलने को तैयार हो गए? लैला बोली। इसका जवाब डेविड ही दे सकता है। मैंने सुना है तुम खतरनाक हो, पर लगते तो नहीं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। रात डिसिल्वा को तुमने मारा, मैंने नहीं। डेविड के आदमियों ने उसे शूट किया, पर सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने डिसिल्वा के 2 आदमियों को मारा, तीसरे को छोड़ दिया जो कार चला रहा था। देवराज चौहान ने कहा। तीखे हो, लैला मुस्कुरा पड़ी। जगमोहन कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। ये कौन है? मैं नहीं जानती इसे। देवराज चौहान दूसरी तरफ देखने लगा। रात को मिलोगे मुझसे? लैला कह उठी। देवराज चौहान ने लैला को देखा। ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं, मुझसे मिलने को लोग तरसते हैं, पर मेरी ऑफर तुम्हारे लिए है। कॉकटेल लेंगे, डिनर लेंगे और सारी रात एक साथ बिताएंगे होटल के कमरे में। डेविड ब्राउन गोवा में कहाँ रहता है? देवराज चौहान ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तो सर डेविड के इस तरह के छोटे मोटे काम ही करती हूँ। फ़ोन आता है, काम मिल जाता है, हर महीने नोट मिलते हैं। मेरी गाड़ी बढ़िया चल रही है। लैला मुस्कुरा रही थी। तुम जगमोहन के बारे में नहीं जानती, डेविड के ठिकाने के बारे में नहीं जानती, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। दोनों ऊंचे स्वर में बात कर रहे थे। मोटर बोट का इंजन तेज शोर कर रहा था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लैला चीखकर कह उठी। पूरी तरह। कम से कम तुम डेविड के ठिकाने के बारे में तो झूठ कह रही हो। जो भी सोचो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। लैला ने मुंह फुला लिया। जॉर्ज डेविड ब्राउन के लिए काम करता है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, गोवा में सब सर डेविड ब्राउन के लिए काम करते हैं। गोवा अंडरवर्ल्ड का कोई भी आदमी अपने लिए काम नहीं करता, सबकी पीठ पर सर डेविड का हाथ है। लैला बोली। ये कैसे हो सकता है? ये तो हुआ पड़ा है। मुंबई में भी ऐसा होने वाला है। तुमने जोएल बलसार को ना मारा होता तो काम काफ़ी आगे बढ़ चुका होता, परंतु तुम्हारी हरकत की वजह से काम रुक गया, पर ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मतलब है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर, सारे अंडरवर्ल्ड पर डेविड ब्राउन का कब्जा होगा? हाँ, सब सर डेविड के लिए काम करेंगे। ये संभव नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। देवराज चौहान के होठों से निकला। कभी ये बात गोवा अंडरवर्ल्ड पर भी लागू होती थी, लेकिन आज गोवा का पूरा अंडरवर्ल्ड सर डेविड का है। सब उसके लिए काम करते हैं। इसी तरह मुंबई अंडरवर्ल्ड भी सर डेविड के हाथों के नीचे काम करेगा। कोई 10 रुपये कमाता है तो उसे 15 मिलेंगे या 20 मिलेंगे, तो वो सर डेविड की सरपरस्ती में क्यों नहीं आएगा? ऐसा सोचना डेविड का पागलपन है। सर डेविड बहुत बढ़िया ढंग से सोचते हैं और काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। मुंबई में सोनू सावंत की मीटिंग इसी सिलसिले में बलसार जोएल टोनी से होने वाली थी। देवराज चौहान बोला। सही समझे, और सोनू सावंत अपनी ताकत उन लोगों को सौंपने वाला था। इसी से समझ जाओ कि मैं कितना सही कह रही हूँ, लैला बोली। पर उस गैंग से डेविड ब्राउन का क्या वास्ता? देवराज चौहान ने लैला को देखा। टोनी जोएल बलसार सर डेविड के ही तो आदमी थे, वो गैंग सर डेविड का ही तो है। ओह, देवराज चौहान को अब मामला समझ में आने लगा। तो डेविड ब्राउन अपनी नई प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 4-5 साल पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड के पर्दे से हट गया था। अब वो अंडरवर्ल्ड की सर डेविड का हर प्लान बहुत सोच समझकर बनाया गया है। तुम काफ़ी जानकारी रखती हो। लैला को सब कुछ पता रहता है। लैला हंसी। पर जगमोहन के बारे में नहीं पता, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। जवाब में लैला सिर्फ मुस्कुराती रही। आधे घंटे बाद लैला बोली। हम पहुंच गए। देवराज चौहान ने नज़र घुमाई तो कुछ दूर 100 फीट लंबी सफ़ेद रंग की बोट दिखाई दी, जो कि रुकी हुई थी, जिसके बीचों बीच कमरे बने दिख रहे थे। 2-3 लोग वहां काम में व्यस्त दिखे भी। उनकी छोटी बोट उस बड़ी बोट के करीब जा रही थी। एक आदमी बोट के उसी हिस्से पर मौजूद था जहां बोट आ लगी थी। उसने रस्सा नीचे फेंका, जिसे पकड़कर पहले लैला ऊपर चढ़ी,
फिर देवराज चौहान भी बड़ी बोट पर आ गया। देवराज चौहान ने पल भर ठिठक कर दूर नजर आ रहे गोवा पर नजर मारी। सूर्य की सुनहरी रोशनी उसके चेहरों पर पड़ रही थी। गोवा की कुछ बड़ी लाइटें जलती दिखी। आओ, लेला बोली। देवराज चौहान लेला के साथ चल पड़ा। मेरी राय है कि सर डेविड से तमीज़ से पेश आना। उसके सामने ज़्यादा बोले तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। सलाह के लिए शुक्रिया। देवराज चौहान लेला को देखकर मुस्कुराया। क्या तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? नहीं, मैं गंभीर हूँ। फिर मुस्कुराए क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता है। तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम सर डेविड से मिलने जा रहे हो? लेला बोली। मेरे बारे में जानती हो? हाँ, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। तुम्हारा ये विश्वास तुम्हें ले डूबेगा। लेला ने गहरी सांस ली। बोट के दोनों तरफ 4 फीट की गैलरी थी। गैलरी की फर्श पर कारपेट था और समंदर की तरफ रेलिंग लगी हुई थी। वहाँ इक्का दुक्का कर्मचारी अपने काम में इस तरह व्यस्त थे जैसे उन लोगों से उन्हें मतलब ही ना हो। पर देवराज चौहान महसूस कर चुका था कि इन्हें उससे पूरा मतलब है। वो छिपी पैनी नज़रों से उसे देख रहे थे। चंद पलों में ही देवराज चौहान ने महसूस कर लिया कि बोट पर खतरनाक माहौल है। अगर उसने जरा भी गड़बड़ करने की चेष्टा की तो वो बचने वाला नहीं। ये बोट के कर्मचारी न होकर खतरनाक लोग थे। लेला एक खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गई। देवराज चौहान उसके साथ था। ये करीब 40 फीट बड़ा कमरा था और उसे खूबसूरत ढंग से ड्राइंग रूम का रूप दिया गया था। महंगी चीज़ों से इस जगह को सजाया गया था। सोफे कीमती थे, चौकोर शीशे की टेबल, फर्श पर गद्देदार कारपेट और वहाँ पर तेज रोशनी का भरपूर प्रबंध था। छत पर छोटा सा फानूस लटक रहा था। टेबल पर विदेशी शराब की बोतल, 2 गिलास और नमकीन काजू की प्लेट रखी थी। ठीक सामने सोफे पर डेविड ब्राउन बैठा था। देवराज चौहान की निगाह उस पर जा टिकी थी। वो लाल सुर्ख चेहरे वाला था। सिर पर कोई बाल नहीं था। चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी थी। वो भी एकटक देवराज चौहान को देख रहा था। शरीर पर कॉटन का गाउन पहन रखा था। कई पलों तक वे एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। लैला शांत सी एक तरफ खड़ी उन्हें देख रही थी। तभी पीछे के दरवाजे से 2 व्यक्ति भीतर आए और उसी कमरे में इधर उधर खड़े हो गए। उनका एक एक हाथ जेबों में था। लैला ने एक नज़र उन दोनों व्यक्तियों पर मारी, फिर पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई जिधर से वे दोनों व्यक्ति आए थे। लैला उस दरवाजे के भीतर कहीं गुम हो गई। तभी डेविड ब्राउन उठा। चेहरा मुस्कान से भर उठा। डेविड ब्राउन देवराज चौहान का स्वागत करता है, दिल से स्वागत करता है, कहते हुए वो आगे बढ़ा और पास पहुंचकर देवराज चौहान को बाहों में भर लिया। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। देवराज चौहान ने उससे गले मिलने की चेष्टा नहीं की। डेविड ब्राउन उससे अलग हुआ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है डेविड। देवराज चौहान बोला। तुम मुझे याद आ गए, क्यों नहीं? तुमने कभी मुझे अपनी डकैती में साथी बनाकर मुझ पर मेहरबानी की थी। उसमें मेरा हिस्सा 6 करोड़ 60 लाख आया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी पैसे की बदौलत हूँ। तब तुम्हारे सिर पर बाल थे, फ्रेंच कट दाढ़ी नहीं थी। देवराज चौहान ने कहा। उम्र का तकाजा है। तब मैं 35 का था, आज 60 का हूँ। डेविड ब्राउन हंसा। पर उसके बाद तुमसे मुलाकात नहीं हुई। सोहनलाल से काफ़ी मुलाकातें हुई थी, बाद में वो भी ख़त्म हो गई। काम में वक्त ही नहीं मिला। तुमने सोनू सावंत के साथ भी काम किया और हाँ, तब सोनू सावंत छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था। बाद में ऐसा भी वक्त आया कि जब हमें लगा कि हम इकट्ठे काम नहीं कर सकते तो हम भाईचारे की तरह अलग हो गए। हमारा आज भी अच्छा संबंध है। देवराज चौहान ने डेविड ब्राउन की आंखों में झांका। खड़े क्यों हो देवराज चौहान? डेविड ब्राउन बोला। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस बोतल को रखे, आज तुम्हारे साथ पीने का मन है, पुराने दोस्तों के साथ। पुराने? मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं रहा। देवराज चौहान बोला। कोई बात नहीं, पुरानी पहचान तो है ही। डेविड ब्राउन हंसा। हम सिर्फ एक डकैती करने के लिए मिले थे, फिर अलग हो गए, बस यही हमारी पहचान है। नाराज लगते हो? डेविड ब्राउन के चेहरे पर मुस्कान थी। तुमने काम ही ऐसा किया है कि बातें भी करेंगे। पहले मेरे पास बैठो। आओ, कहने के साथ ही डेविड ब्राउन सोफे पर जा बैठा। देवराज चौहान आगे बढ़ा सोफे पर बैठने के लिए। तभी वहां खड़े 2 में से एक आदमी तुरंत आगे बढ़ता कह उठा। आपके पास हथियार है?
देवराज चौहान ने ठिठक कर उसे देखा। मैं आपकी तलाशी रहने दो, डेविड ब्राउन ने हाथ उठाकर कहा। देवराज चौहान की तलाशी लेने की जरूरत नहीं। देवराज चौहान पुनः आगे बढ़ा तो वो व्यक्ति बोला, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। देवराज चौहान ने रुककर उसे देखा। डेविड ब्राउन ने भी उसे देखा। मैंने मना किया है तुम्हें कि सर, मैं जो कर रहा हूँ मेरी ड्यूटी है, उसने तुरंत कहा। डेविड ब्राउन गहरी सांस लेकर देवराज चौहान को देखने लगा। वो आदमी देवराज चौहान की तलाशी लेने लगा। तुम्हारे आदमी तुम्हारी बात मानते नहीं, या इन्हें पहले ही समझा रखा है कि ये सब होगा, परंतु तलाशी जरूर लेना। डेविड ब्राउन कुछ नहीं बोला। वो व्यक्ति देवराज चौहान के कपड़ों से रिवाल्वर और चाकू लेकर पीछे हटता बोला, वापसी पर आपको ये सामान वापस मिल जाएगा। देवराज चौहान डेविड ब्राउन के सामने सोफे पर जा बैठा। डेविड ब्राउन ने बोतल खोली, 2 गिलास तैयार किए, एक देवराज चौहान की तरफ सरका दिया। देवराज चौहान ने गिलास उठाया, चीयर्स की। दोनों ने एक एक घूंट भरा, गिलास वापस रख दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। तुम अंडरवर्ल्ड के बड़े आदमी बन गए हो, देवराज चौहान बोला। डेविड ब्राउन मुस्कुराया। मुझे पता चला है कि गोवा अंडरवर्ल्ड पर पूरी तरह तुम्हारा कब्जा है और अब ऐसा ही मुंबई अंडरवर्ल्ड पर होने जा रहा है। इस काम में शायद सोनू सावंत तुम्हारा पूरा साथ दे रहा है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। डेविड ब्राउन के चेहरे पर मुस्कान छाई रही। तुम्हें अब ये सब नहीं करना चाहिए। तुम बूढ़े होने वाले हो, सारी उम्र बहुत कुछ कर लिया। अब तुम्हें बाकी का जीवन आराम से बिताना चाहिए था, पर तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। बेकार बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, डेविड ब्राउन ने कहकर गिलास उठाया और घूंट भरा। तुमने जगमोहन को पहचान लिया था? हाँ, फिर भी उसे कैद कर लिया। वो तुम्हारे पास ही है ना? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। इससे पहले कि डेविड ब्राउन कुछ कहता, लैला वहाँ आ पहुँची। सर, आपके लिए कॉल है। फ़ोन? डेविड ब्राउन ने लैला को देखा, पर मैंने तो फ़ोन बजने की आवाज़ नहीं सुनी। फ़ोन बजा है सर। उस फ़ोन कॉल को आप अकेले में ही सुने तो बेहतर होगा। लैला मुस्कुराई। लैला, तुम्हें गलती हुई है। फ़ोन बजा होता तो मुझे ज़रूर सुनाई देता। सर, आप आइए तो सही, फ़ोन पर बात करना ज़रूरी है आपके लिए। डेविड ब्राउन ने सिर हिलाकर गिलास रखा और उठता देवराज चौहान से बोला, मैं अभी आया। देवराज चौहान की नज़रें लैला पर टिकी थी। डेविड ब्राउन लैला के साथ पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उस दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही डेविड ब्राउन ठिठका, फिर उसका चेहरा कठोर हो गया। सामने ही कुर्सी पर 50-52 बरस की खूबसूरत औरत बैठी थी, जिसने मुंह कपड़े से बांध रखा था। वो साड़ी पहने थी। बक्सों से साड़ी अस्त व्यस्त हो रही थी। एक आदमी गन की नाल उस औरत के सिर पे लगाए हुए था। डेविड ब्राउन कुछ पल मुट्ठियां बीचे उस औरत को देखता रहा। मिस्टर डेविड, लैला उसके कान में फुसफुसाकर बोली, आपकी बातचीत हम भी सुन रहे हैं। जैसा कहा गया है वैसी ही बात करनी है आपने। हमारी बात नहीं मानी तो सुनैना को शूट करके समंदर में फेंक दिया जाएगा। ये आपको पता ही होगा कि हम धमकी नहीं दे रहे, जो कह रहे हैं वो करके दिखा भी सकते हैं। डेविड ब्राउन ने दांत बींचकर लैला को देखा। मुझे पता है मिस्टर डेविड, आप समझदार हैं, हमारी बात को अच्छी तरह समझते हैं। लैला बोली, अपने चेहरे को ठीक कीजिए, उसके बाद ही देवराज चौहान के पास जाना। डेविड ब्राउन खुद को सामान्य करने की चेष्टा करता पलटा और वापस ड्राइंग रूम में चला गया। देवराज चौहान की निगाह डेविड ब्राउन पर जा टिकी। डेविड ब्राउन सोफे पर बैठा और गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। ऐसे ही, काम धंधे की परेशानियां आती रहती हैं। डेविड ब्राउन ने उसे देखा। हम क्या बात कर रहे थे? जगमोहन के बारे में। वो तुम्हारी कैद में है। हाँ, डेविड ब्राउन अपना नया गिलास तैयार करता कह उठा। ये तुमने गलत किया डेविड, जगमोहन को कैद नहीं करना चाहिए था। देवराज चौहान बोला, मामला क्या है? जगमोहन ने ऐसा क्या कर दिया था कि तुमने उसे कैद कर लिया? क्या कर रहा था जगमोहन? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? जरूरत नहीं समझता। एकाएक डेविड ब्राउन का स्वर शुष्क हो गया। तुम्हें जरूरत समझनी चाहिए, तुम्हें जरूरत समझनी चाहिए डेविड। मुझे भी तो पता चले कि आखिर हो क्या रहा था। देवराज चौहान का स्वर तेज हो गया। जगमोहन ने मुझे बताया था कि वो किसी की सहायता कर रहा है। किसकी सहायता कर रहा था? ये ना तो उसने बताया, ना ही मैंने पूछा। मैं आज तक नहीं जान सका कि वो कौन था।
जिसकी सहायता करते करते वो मुसीबत में फंस गया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो किसी 14 साल की लड़की को ढूंढ रहा था जिसे जोएल, टोनी और बलसार वाले गैंग ने मुंबई में उठाया था। और वो तुम्हारा ही गैंग है, पीछे रहकर तुम ही उसे चला रहे हो ना। सही कहा। डेविड ब्राउन मुस्कुरा पड़ा। मैं चाहता हूँ तुम अपना मुंह खोलो और मेरे से तुम कुछ भी नहीं जान सकते। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।